हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ फोर्थ वीक ऑफ जनवरी का करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपके 24 से 29 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस पूरे वीक में करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो केवल आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप पूरे धैर्य बनाकर देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, आपके बहुत सारे स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फोर्थ वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स सेशन को अपने आज की इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जिनकी जिद अडिग रहती है, जिन्हें सफलता प्राप्त करने की जिद रहती है, उन्हें निश्चित ही सफलता मिलती है। जिन्हें सरकारी नौकरी लेने की जिद होती है, वे निश्चित ही सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। तो अपने अंदर भी ऐसी जिद पालो कि मैं सरकारी नौकरी लेकर ही मानूंगा, तो आप निश्चित ही एक न एक दिन सरकारी नौकरी लेकर ही आओगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे? तो हैदराबाद में करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। आपके क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाता है। अब आइए, आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन क्या होता है? तो एग्जाम स्पेशल वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है, या आपने के पीछे मैंने करंट में पढ़ा रखा है। उन सारे क्वेश्चन को आपको एक जगह रिवाइज कराने के लिए मैं एग्जाम स्पेशल में लेकर आता हूँ, जो उस क्वेश्चन से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है? सबसे पहला सवाल यह आता है। तो यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि 1400 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, जिसका 5 फरवरी 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कुल 216 फीट है, और इसके साथ ही यह विश्व की दूसरी सिटिंग अर्थात बैठी हुई प्रतिमा है। और विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि थाईलैंड में स्थित है। और ये दूसरी विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट है। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी जो है वो हमारे पास है, भारत के पास है। वो कौन सी है उसको मैं आपके आगे बताऊंगा इसी सेशन में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो मूर्ति बनी है यह पंचलोहा से मिलकर बनी है, जिसमें आपके सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अब देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में इतना ही आपको जानना है, इतना से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास क्या स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह नर्मदा जिले के केवड़िया गुजरात में स्थित है, जो 2989 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कुल 597 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह किस धातु से मिलकर बनी है? तो यह एक कांस्य मूर्ति है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस धातु से निर्मित की गई है, तो यह कांस्य मूर्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन थी? तो अभी जो मूर्ति है यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। लेकिन जब यह नहीं था तो इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन थी? तो यह थी आपकी स्प्रिंग टेम्पल, जो कि गौतम बुद्ध की थी। यह 420 फीट ऊंची थी, जो कि चाइना में है। अब यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात हो गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो गई। अब हमारे पास एक और मूर्ति है जो कि है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो यह पाली राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 151 इंच है। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यह किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस प्रतिमा जो है यह आचार्य विजय वल्लभ सूरीवर महाराज की है। सूरीश्वर महाराज, आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की यह स्टैच्यू ऑफ पीस प्रतिमा है, जो कि पाली राजस्थान में। अब फिर से आप मेरे साथ रिपीट करिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया द्वीप पर, केवड़िया के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो पाली राजस्थान में स्थित है, आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की
प्रतिमा है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक आपका हाल ही में जो एक प्रतिमा का अनावरण किया गया वो है आपका विक्रम बत्रा का प्रतिमा का अनावरण। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह विक्रम बत्रा का प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिन पे आपने मूवी भी देखी थी शेरशाह मूवी जो कि आई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसमें अभिनय किया था, वही विक्रम बत्रा की बात की गई है। तो यह चारों के चार प्रतिमा आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को निश्चित ही मिलेंगे। तो यानी आप लिख के रख लो कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन माइक्रोलेट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है? तो हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है जारा रदरफोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताएं कि बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की। रदरफोर्ड माइक्रोलाइट प्लेन्स में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। वह हवाई मार्ग से अकेले ग्लोब की परिक्रमा करने वाली पहली बेल्जियम की महिला भी है। ठीक है, तो यह 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जारा रदरफोर्ड क्या है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला, और हवाई मार्ग से ग्लोब की परिक्रमा करने वाली बेल्जियम की पहली महिला है। ठीक है, अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जानवी डांकेती नासा के अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। दक्षिणी ध्रुव को फतह करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंदी दक्षिणी ध्रुव को फतह करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, जिन्हें हम पोलर प्रीत के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। माय एंजेला किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली महिला बनी है? तो यह अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली महिला बनी है। भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की? तो भारत के पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान ने अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की है। और जानते हो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने क्या रखा है? सबसे बड़ा मुद्दा रखा है पड़ोसी देशों के साथ समन्वय स्थापित करना और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। तो चचा पाकिस्तानी, हम तो कश्मीर देंगे नहीं, उल्टा तेरा पाकिस्तान भी नहीं रहेगा नक्शे पे और तू भी नहीं रहेगा। तो इनकी सबसे बड़ी मुद्दा यही है। तो कश्मीर को अपने में मिलाना तो हम देने वाले तो हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किसे बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो हाल ही में मियां अमोर मोटली को बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो फिर से चुना गया, इसका क्या अर्थ? तो यह दूसरी बार यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। और यह स्वतंत्र बारबाडोस जो था यह इंग्लैंड का उपनिवेश था, जो कि साल 2021 के एंड में यह इंग्लैंड से आज़ाद हुआ। तो आपका सबसे नवीनतम गणतांत्रिक राज्य जो देश जो है वह बारबाडोस ही है। इसको आप याद रखिएगा, नवीनतम गणतांत्रिक देश कौन सा है? बारबाडोस है। और इसी की प्रधानमंत्री बनी है जो कि गणतांत्रिक तरीके से बनी है मियां अमोर मोटली पहली बार, लेकिन इससे पहले भी यही थी, लेकिन गणतांत्रिक तरीके से नहीं थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ कि बारबाडोस के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, इस कारण मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मियां अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। वह 2018 से देश सेवा कर रही हैं। उनकी बारबाडोस लेबर पार्टी ने 21 जनवरी 2022 को देश के पहले आम चुनाव जीतकर बारबाडोस, जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है ना, यहाँ पर 400 साल शासन किया था। ठीक है, और दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। वे नवंबर 2021 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख पद से पदयुक्त कर दिया। यानी कि कहने का सेंस है कि ब्रिटिश ने इन्हें आज़ाद कर दिया। देख रहे हो ब्रिटेन का कहाँ कहाँ उपनिवेश है, कहाँ कहाँ इन्होंने राज्य कर रखा है। हम लोगों को तो 2 साल अपंग बना दिया, बारबाडोस को 4 साल।
अब यहाँ के भी बच्चे इतिहास भूगोल में फंसे रहेंगे कि ब्रिटिश आए, ये करके गए, वो लेकर गए, वो चुरा के गए, गजब, जैसे हम लोग फंसे रहते हैं। अब आइए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए। जो नवीनतम प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेट्र फियाला चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख सलाह अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कुवैत, जैसे ही आपका कुवैत नाम आए आपके दिमाग में हिट करना चाहिए हैथम अल घिस। हैथम अल घिस कौन है? ओपेक के नए महानिदेशक बनाए गए हैं हैथम अल घिस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह आपके कुवैत से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको कितनी बार यह चीज़ बता दी। अब्दुल्ला हमदोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब्दुल्ला हमदोक सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है आपका जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिए हैं? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिए हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हाल ही में मैंने आपको करवाया था, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यह पॉइंट याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन बहुत सारे मैंने ले रखे हैं, तो देखिए आप, बहुत मजा आएगा। हाल ही में किस गांव को दूध गांव घोषित किया गया है? तो जेरी गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। यह कहाँ का गांव है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर का गांव है, जेरी गांव। क्वेश्चन बहुत नहीं है, आप घबराइएगा ना। केवल 22 ही प्रश्न है, लेकिन 22 प्रश्न कहने के लिए हैं, जिसके साथ साथ मैं आपको कुल 100 से ज़्यादा भी प्रश्न आपको करवा कर चला जाऊंगा इस कुछ देर के सेशन के अंदर। ठीक है, अब जेरी गांव कौन सा? जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है, जेरी गांव को। अब आइए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम कहाँ के कार्यक्रम है? जम्मू कश्मीर की। कारखंडर योजना कहाँ की योजना है? जम्मू कश्मीर की योजना है। 7 पहल किसने लॉन्च किया? यह जम्मू कश्मीर ने 7 पहल लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह नामित किया गया आपका स्मृति मंधाना को। यानी सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला स्मृति मंधाना को। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, आईसीसी के पूरे पुरस्कार का ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है। मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक लगा दी है। यहाँ पे देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलती है, जो कि किसे मिली? पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को, जिन्हें ओपनर ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शाहीन अफरीदी को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिला? तो हमारी अनोखी सी प्यारी सी स्मृति मंधाना को मिला। अब आइए पुरुष क्रिकेटर, आईसीसी पुरुष टेस्ट मैच में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला आपके जो रूट को। और महिलाएं टेस्ट नहीं खेलती हैं, ठीक है, तो इसमें महिला का कोई अवार्ड नहीं होगा। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला फिर से नल्ले पाकिस्तान के एक बल्लेबाज बाबर आजम को। और आईसीसी ओडीआई महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो लिजेल ली, जो कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं, इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीसी इमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जैन मैल मलान, जो कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं, इन्हें इमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और आपका आईसीसी इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फतिमा सना को आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फिर से पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टॉमी ब्यूमेंट, जो कि इंग्लैंड की है, इन्हें आईसीसी टी20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका आईसीसी महिला एसोसिएटिव क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो इंडिया में जेपेरा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिला। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर कौन बने? तो इमाइरस इरास्मुस आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर बने। आईसीसी पुरुष एसोसिएटिव प्लेयर ऑफ द ईयर जिसान मकसूद ओमान के हैं,
इन्हें यह पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपके आईसीसी के सारे अवार्ड करवा दिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप उसको चाहे तो लिख लो या याद हो सकती है तो याद कर लो। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष का आपके टेस्ट का, पुरुष का ओडीआई का और पुरुष का टी20 का, आप याद कर लीजिएगा। टेस्ट में पुरुष का मिला है जो रूट को, ओडीआई में बाबर आजम को और टी20 में मोहम्मद रिजवान को। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, वही रिपीट होंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में भारत की किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपके कुझांगल ने ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित किया गया। कौन से नंबर का था? तो यह 20वें नंबर का था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो हाल ही में आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड संपन्न हुआ था, जिसके मैंने सारे के सारे अवार्ड आपको लाइन बाय लाइन करवाकर याद करवाया था। तो अब मेरे साथ आप रिपीट करिए। विल स्मिथ को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, किसे मिला? विल स्मिथ को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो निकोल किडमैन को मिला। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? पावर ऑफ द डॉग को मिला, कुत्ते की शक्ति अगर अपने भाषा में कहे तो। और 93वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा? 93वें ऑस्कर में, अब तो नोमैडलैंड रहा 93वें ऑस्कर में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब आपका 94 वाला ऑस्कर अप्रैल में आपका आयोजित होगा, तो फिर अप्रैल में मैं आपको वो करवा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार द्वारा 2022 में बीटिंग रिट्रीट समारोह से निम्न में से कौन सा भजन हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाइड विथ मी को हटा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अबाइड विथ मी, या आप यहाँ पे सोच रहे होंगे बीटिंग रिट्रीट समारोह होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको उसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम स्पेशल में मैंने इसीलिए इसको रखा है। बीटिंग रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक होता है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक देती है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन होता है। यानी बीटिंग द रिट्रीट जो कार्यक्रम है यह गणतंत्र दिवस के समारोह की समाप्ति का सूचक है, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को होता है। यानी गणतंत्र दिवस की समारोह की समाप्ति किस दिन को होती हो? तो 29 जनवरी को होती है। और आपके लिए मैंने आपको इसी वीक में करवाया था क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब कब से कब की जाने लगी। मतलब कहने का सेंस है कि पहले किस डेट से की जाती थी, लेकिन अब इस साल से किस डेट से की जा रही है। तो पहले 24 जनवरी से की जाती थी गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ, लेकिन अब इस साल से 23 जनवरी से की जा रही है। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? पराक्रम दिवस होता है। और पराक्रम दिवस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसी के लिए पराक्रम दिवस मनाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने के लिए ही अब से यानी कि 2022 से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी से की जा रही है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन। एग्जाम स्पेशल में ही था एक आपका क्वेश्चन आ जाता है इस पे बेस्ट, किस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और किस को आपस में विलय कर दिया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं अमर जवान ज्योति को आपस में विलय कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सुष्मिता सेन, भारत की पहली मिस वर्ल्ड को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? तो अभी मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था भारत की हरनाज संधू ने। और ये हरनाज संधू ने जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था वह कौन से नंबर की भारतीय थी? तो यह तीसरे नंबर की भारतीय थी। तो सवाल अब यह आता है कि पहले और दूसरे नंबर की भारतीय कौन थी? तो पहले नंबर की भारतीय ही आपकी सुष्मिता सेन थी और दूसरे नंबर की भारतीय आपकी लारा दत्ता थी। तो याद रखिएगा ये तीनों नाम आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो जय भीम और मराक्कर को आधिकारिक रूप से ऑस्कर 2022 जिसका आयोजन अप्रैल 2022 में होगा उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब देखिए इस बार भी यह फिल्म ऑस्कर लेकर आती है या नहीं। अब बताइए आप कि 2021 के ऑस्कर के लिए किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया था? याद है?
चलिए नहीं याद है, कोई बात नहीं। जलीकट्टू फिल्म को 2021 ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया था, लेकिन इसे नहीं मिला। और किस फिल्म को मिला? नोमैडलैंड को मिला। ठीक है, आइए आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन सा था? यह 93 नंबर का अवार्ड था। कहाँ पे आयोजित हुआ? लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया था? जलीकट्टू को चुना गया था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता किसने? नोमैडलैंड ने जीता। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? एंथोनी हॉपकिंस ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? फ्रांसिस मैकडोरमेंड ने जीता। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? क्लेओ झाओ ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में किसने यह अवार्ड जीता? तो द वाइट टाइगर फिल्म जो थी भारत की तरफ से थी बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में। यह क्वेश्चन आप में मैंने थोड़ा सा लिखा है, क्वेश्चन को पूर्ण रूप से पढ़ देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ कि बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में भारत की तरफ से किस फिल्म को नामित किया गया था? तो द पावर ऑफ टाइगर यानी बाघ की शक्ति को नामित किया गया था। ठीक है, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली मूवी कौन थी? तो सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली मूवी थी नोमैडलैंड। नोमैडलैंड सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो यह लखनऊ में शुरू की गई, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, बैडमिंटन की बात आई है और पैरा बैडमिंटन की। तो सबसे पहले आप बताइए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 23वीं थी। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज शामिल थे। और 2 गोल्ड भारत ने बैडमिंटन में जीते थे, जो कि प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने जीते थे। उबेर कप किसने जीता? चीन ने जीता। यह किसका कप है? यह बैडमिंटन का कप है। थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता, और यह भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, नंदू नाटेकर का संबंध किससे है? नंदू नाटेकर, जिनका जुलाई 2021 में निधन हो गया, और इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। और यह इम्पोर्टेंट क्यों है? यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह पहले भारतीय थे जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में कोई मेडल प्राप्त किया था। अब यह कौन सा मेडल प्राप्त किए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो यह पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में आपका आयोजित हुआ है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन टूर्नामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा, अभी भी एग्जाम स्पेशल है, कि भारत का पहला ग्राफीन उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह आपका केरल में स्थापित किया गया। और यह ग्राफीन क्या होता है? तो सबसे मजबूत होती है जो वस्तु होती है वह ग्राफीन ही होती है दुनिया की। ठीक है, और सबसे कम वजनदार भी होती है, लेकिन सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत और इजराइल ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। तो यह क्यों लॉन्च किया है? सवाल यह भी बनता है। आइए देखिए इस चीज़ को। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 23वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया। 24 जनवरी 2022 को इसका आभासी रूप से अनावरण किया गया था। अब इस लोगो में क्या है? तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है कि भारत और इजराइल ने जो अपनी 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लोगों को जारी किया, उस लोगों में क्या क्या था? तो उस लोगों में था डेविड का सितारा और आपके अशोक चक्र, यह 2 प्रतीक था। और साथ में एक आपका 30 लिखा हुआ था, मतलब ऐसे 30 करके आपका सितारा बनाया गया था और अशोक का चित्र लगाया गया था, अशोक चक्र लगाया गया था इसमें। यह आपका लोगो था। तो आप याद कर लिएगा कि डेविड का सितारा और अशोक चक्र था, जिसमें डेविड का सितारा जो इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करता है और हमारा अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करता है। और कितना नंबर दिया गया था उसमें? 30 नंबर दिया गया था, यानी 30 अंक अंकित किया गया था। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है, भारत किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया? तो यह फिलीपींस ने किया। और फिलीपींस का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिलीपींस ने हाल ही में बाल विवाह कानून जारी किया है। और यह बाल विवाह कानून क्या है? यदि आप नाबालिग हैं और यदि आप लड़की हैं और किसी लड़की के साथ आप पकड़े जाती हैं या आपका संबंध है उस लड़के के साथ, शादी कर लेती हैं, तो आपके माता पिता को 14 साल की जेल दी जाएगी, ना कि लड़के की माता पिता को। केवल यह लड़कियों के लिए बनाया गया है, इसलिए यह जो कानून है यह चर्चा में है।
और यह करेंट अफेयर्स आपका बन रखा है और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रखा है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया? तो रूस की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। हाल ही में भारत की नौसेना ने समुद्री साझेदारी नौसेना अभ्यास किसके साथ किया? तो यह आपका 23-24 जनवरी के आसपास में समापन हुआ था, जापान के साथ किया गया था। हाल ही में किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल की शुरुआत की गई? तो यह फ्रांस में की गई। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल का अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? फ्रांस में की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये चचा को परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठ ए रास्ते के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यदि आप इस समय तक करंट अफेयर्स के सेशन को देख लिए हो तो निश्चित ही आप इस सेशन को एंड करके ही मानना। और जैसे ही नीरज चोपड़ा का बात आए तो याद आपको आना चाहिए भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ऐसा भाला फेंका जो कि हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सिरदर्दी को बहुत बढ़ा दिया और भारत की शान में 4 चांद लगा दिए। और नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने किस दिन यह भाला फेंका था? 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को भारतीय सरकार ने उस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित करके हम लोगों का करंट अफेयर्स बढ़ा दिया है। और अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो आपके इंपॉर्टेंट डेज करवाऊंगा ना, देखना मैं वहाँ पे बताऊंगा कि भारतीय सरकार ने कितने करंट अफेयर्स हम लोग के बढ़ा दिए हैं, बस ये दिवस याद करवा के। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तटरक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनीष विशाल पाठक को राष्ट्रीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड पदक से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 2022 में कितने लोगों को शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 12 लोगों को सम्मानित किया गया। हाल ही में कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो कुल 52 लोगों को जीवन रक्षा श्रृंखला पदक पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सुधार सेवा पदक का संबंध किससे है? तो यह जेल कर्मियों को दिया जाता है सुधार सेवा पदक का पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके रख लो या आपके कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है आपका, जस्ट समझिए इसको। कहानी है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण और गायिका संध्या मुखर्जी ने पद्मश्री पुरस्कार से इनकार कर लिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में किन व्यक्तियों ने पद्मश्री पुरस्कार से इनकार किया है, और आपके एक ऑप्शन में रहेगा संध्या मुखर्जी। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाल ही में किस व्यक्ति ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया है, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। अब आप यह मत समझिए कि इन्हें पता था और इन्होंने पुरस्कार से इनकार कर दिया है। तो इन्होंने यह हवाला दिया कि हमें पहले नहीं बताया गया कि हमें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इस कारण मैं यह पुरस्कार लेने नहीं आ सकता। मतलब इनके अलग ही एटीट्यूड है, छोड़िए हमको क्या है इनसे, हमें तो करंट पढ़ना है। अब आ जाइए कि इस साल जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला यह किन किन लोगों को मिला? तो यह 4 लोगों को मिला। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मिसेज प्रभा को मिला, राधे श्याम खेमका को मिला और श्री कल्याण सिंह को। इन 4 लोगों को आपका पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया इस वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट कौन बन गई है? तो यह बन गई है आपकी शिवांगी सिंह। अब ये दूसरी बनी है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहली कौन थी? तो पहली आपकी भावना कांत थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? शिवांगी सिंह दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बनी है गणतंत्र दिवस समारोह के वायुसेना की झांकी में हिस्सा बनने वाली। अब आइए इस बार की IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की थीम क्या थी? तो इस बार की इंडियन एयरफोर्स की थीम थी भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। और यहाँ पर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप X and Y का रिजल्ट रोक रखा है और ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए बदल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बदल रही है। इन्होंने एग्जाम तो ले रखे हैं, शायद इनका सर्वर क्रैश हो गया कि क्या हो गया, क्या वजह है जो इन्होंने बता नहीं रहे हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। जहाँ पर रिजल्ट इनका केवल और केवल 15 दिनों में डिक्लेयर किया जाता था, इस बार तो बहुत टाइम लग चुकी है। इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ही परेशान हैं, उनकी एज भी जा रही है और उन्हें कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है।
तो एयरफोर्स को सोचना चाहिए बच्चे के रिजल्ट के बारे में, और ये बोल रहे हैं कि भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है, ऐसा ही बदलाव चाहिए ना। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन में आपका है कि सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारत के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हमारे प्रेजेंट टाइम के वायुसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार हमारे प्रेजेंट टाइम के नौसेना अध्यक्ष हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अब आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए स्टैटिक के रूप में, कि गणतंत्र राष्ट्र किसे कहा जाता है। तो गणतंत्र राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है कि जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न हो, अर्थात कोई वंश का राजा, यानी कि कोई वंशानुगत नहीं चले, यानी कि जो राजा था उसका बेटा राजा न बने, फिर उसका बेटा राजा न बने, उसी को हम कहते हैं गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र उसे कहते हैं जहाँ पर इलेक्शन करके आपका चुनाव किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू किया गया था, लेकिन आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन संविधान सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन 2 महीने का समय इसे क्यों लिया गया लागू करने के लिए? 2 महीने का समय इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसलिए इस दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 26 जनवरी 26 जनवरी तक का समय लेकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 2 महीने का समय किस लिए? इस दिन को अच्छे करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को आपके 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था। ठीक। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकारा गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा गया था। नवीनतम गणतांत्रिक देश कौन है? तो बारबाडोस नवीनतम गणतांत्रिक देश है। मैंने आपको ऊपर ही कराया, या किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला है? तो रिलायंस पीबी मोबिलिटी लिमिटेड ने देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला है। अब आइए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम स्पेशल क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? तो मैंने आपको ऊपर में कराया था, लखनऊ में खोली गई। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थित है? केरल में है। अब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके याददाश्त को मजबूत करने के लिए यह किया गया है। ठीक है। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल C2M, कोयले से मेथनॉल, कोयला टू मेथनॉल पायलट संयंत्र किसने जारी किया? तो यह भेल कंपनी द्वारा जारी किया गया, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इसे कोयला टू मेथनॉल पायलट संयंत्र स्टार्ट किया गया। भारत का पहला 100% टीकाकृत स्टेट कौन है? यानी कोविड-19 से टीकाकरण 100% कौन स्टेट में लगा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला नगर निगम कौन है जिसने व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं उपलब्ध कराई हैं? तो मुंबई महानगर पालिका है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन है? तो कुंभलंबी केरल का गांव भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है। अब वहां पर आपका कौन सा कप का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट कर छोड़ो, मैं बता देता हूँ। आपका मैस्टोनल कप का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा नैपकिन या सैनिटरी पैड के बदले। खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश हमारा प्यारा भारत। किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की गई? रिपीटेड, पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह आपका आयोजित किया गया पश्चिम लहर सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की तरफ से आयोजित किया गया। आइए आपके लिए व्याख्या देखते हैं इसका व्याख्या से आपको कुछ पॉइंट क्लियर कराने हैं। इसलिए एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022, जिसका उद्देश्य, यह नाम है, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अवयव से जुड़े युद्ध में तालमेल बनाने के लिए अरब सागर में पश्चिमी घाट के निकट संपन्न किया गया। तो यह पश्चिमी घाट के निकट पश्चिमी लहर अभ्यास संपन्न किया गया अरब सागर में। तो यह याद आप करिएगा, कहाँ पे संपन्न हुआ? अरब सागर में संपन्न हुआ।
यही क्वेश्चन आपके लिए याद करने लायक था, इसीलिए मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़वाया। आपके लिए अब एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि INS कुकरी किसे सौंपा गया, खुकड़ी कुछ किसे सौंपा गया, कुकड़ी लिखा गया तो यह द्वीप प्रशासन को सौंपा गया और यह संग्रहालय बनाएगा। नेप्चू स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किस संगठन से संबंधित है, तो यह नाटो से संबंधित है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। समुद्री साझेदारी अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ भारत और जापान के बीच। डास्टलिक युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान के बीच। आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास कौन आयोजित करता है, तो शंघाई सहयोग संगठन आयोजित करता है। और शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना की बीजिंग में है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। एक्वेरिया युद्ध अभ्यास किसके किस बीच होता है, तो भारत एवं मालदीव के बीच। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान के बीच। अल नगहा युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ था और आपके पिछले साल के CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था अल नगहा युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सांगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है, तो यह आपका कर्नाटक स्थापित करने जा रहा है सैन्य स्कूल जो कि संगोली रायना के नाम पर होगा। ठीक है, आइए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस नहीं यहाँ पर बस शुरू की। ठीक है, कौन सी पहली इलेक्ट्रिक बस शुरू की, तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली सरकार ने। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा। खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में देश का पहला स्थान किस राज्य को मिला, यह तेलंगाना को मिला खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में। यानी कि बोले तो ODF गांव, और ODF गांव की सूची में एक और नाम शामिल हो गया है जिसको मैंने क्वेश्चन के रूप में ले रखा है, जो कि अभी अभी कुछ 1-2 दिन पहले शामिल किया गया है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन है, यह केरल की अदालत है। देश की पहली ई-लोक अदालत छत्तीसगढ़ की अदालत। भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला बालिका पंचायत कहाँ है, कुनरिया गुजरात में भारत का पहला बालिका पंचायत लगाया गया। भारत का पहला TB मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो TB मुक्त केंद्र शासित B होगा। TB मुक्त केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन है, तो केवड़िया गुजरात। और केवड़िया गुजरात जैसे आए आपके दिमाग में आना चाहिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, गुजरात के नर्मदा के केवड़िया नामक स्थान के साधु बेट द्वीप पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई की 516 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है, एक फ्लो में इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया, तो भारत की संसद द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद की कार्रवाई का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच जैसी सेवाओं तक पहुंचने में काफ़ी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं और बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ही पूछा जाने वाला है कि डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया, तो भारत की संसद ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। एग्जाम स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस मनाया जाता है। अब संसद की बात आ गई है तो आपके निर्वाचन का भी बात आ जाएगा, चुनाव की भी बात आ जाएगी। तो चुनाव की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गरुड़ ऐप किसका ऐप है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया गरुड़ ऐप है। और स्वीप कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया, यह भी निर्वाचन आयोग ने स्टार्ट किया। यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। किस संगठन ने साथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी ने साथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप किसने लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप कांगड़ा जिले के लिए लॉन्च किया। कांगड़ा जिला जो कि पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिला है और उसी को अच्छे से घूमने के लिए अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया। माई CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नामक ऐप किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया।
और जैसे ही मनसुख मांडविया का नाम आए तो आपको याद आना चाहिए कि 17 जनवरी 2021 को मनसुख मांडविया ने एक डाक टिकट जारी किया है। और क्यों जारी किया है? क्योंकि 17 जनवरी 2022 को जारी किया है। यह क्यों जारी किया है? क्योंकि 17 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण यानी कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। उसी के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1 वर्ष पूरा होने पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। अब डाक टिकट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाक टिकट पर जो आपकी वैक्सीन दी गई थी वह कौन सी वैक्सीन थी? तो वह आपकी कोवैक्सीन थी। डाक टिकट पे जो वैक्सीन की फ़ोटो दी गई थी वह किसकी फ़ोटो थी? कोवैक्सीन की फ़ोटो थी। याद रखिएगा, दिमाग में छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF खुले में अर्थात खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित हुआ? तो यह मिजोरम का गांव जनवरी 2022 में ODF प्लस गांव घोषित किया गया। अब ODF मैंने आपको ऊपर बताया था, ODF के लिए मैंने आपको लिख रखा है क्वेश्चन। तो ODF, सबसे पहले ODF प्लस गांव होता क्या है इसको समझते हैं। तो ODF प्लस गांव यानी ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, कोई खुला में बैठकर टट्टी नहीं मारता हो, और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय भी हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा अनिवार्य हो, तो उसे ही हम ODF प्लस गांव के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अभी कौन सा गांव घोषित किया गया है? तो यह मिजोरम में आइजोल जिले के एबॉक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो अगर आपसे गांव पूछे मिजोरम का तो मोबुआंग गांव, स्टेट पूछे मिजोरम, और आपका ODF प्लस गांव की सूची में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो यह तेलंगाना का स्थान है। सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव तेलंगाना के अंदर स्थित है, यानी तेलंगाना के लोग खुले में बैठ कर यूँ ही प्राक नहीं मार देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि 2020 में किस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व को किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश का था। और यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया था जब इसे T+2 का पुरस्कार मिला था उसके बाद। तो आप फिर से याद रख लीजिए कि जो मैंने ऊपर आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व करवाया उसको 2022 में T+2 पुरस्कार मिला है। तो सोच लीजिए, जब 2020 वाला इतना आतंक मचाया था तो 2022 वाला तो और आतंक मचाएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और जो कि राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का नाम है तो स्टैच्यू ऑफ पीस दिमाग में आना चाहिए, पाली राजस्थान में स्थित है। ऐसे ही रिलेट करके पढ़ोगे तो याद होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में सचित्र पुस्तक का विमोचन किसने किया? अब अभी आपके इस वीक में जितने भी पुस्तक आए हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से उन पुस्तक को मैं आपको करवा दूंगा, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक होंगे उसको मैं आपको करवा दूंगा। हाल ही में सचित्र पुस्तक का जो विमोचन किया है वह मीनाक्षी लेखी ने किया है। और मीनाक्षी लेखी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके दिमाग में घंटी बने चाहिए कि मीनाक्षी लेखी कौन है? तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया? मीनाक्षी लेखी ने स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? तो इन्होंने दिल्ली में स्टार्ट किया। चलिए अब आइए, आपके लिए कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो कि अभी आपके इसी वीक में आयोजित किए गए हैं, यानी विमोचन किए गए हैं या पब्लिश किए गए हैं। जो कहें द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक इसके लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई। और बिरसा मुंडा का जैसे नाम है आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ओडिशा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स लाइफ एंड लीडरशिप किसकी पुस्तक है? अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। रतन टाटा बायोग्राफी किसने लिखी? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा, जिसका विमोचन नवंबर 2022 में किया जाएगा।
आज़ादी किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि बहुत पहले हो चुके हैं, यानी कि 2021 में हो चुके हैं। अब यह क्वेश्चन आपका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यह याद रख लीजिएगा, सीधे दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि इसी बुक के लिए डेविड डायोप को 2021 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है। मास्टरमाइंड विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। और विश्वनाथन आनंद कौन है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, और इन्हें ही भारत के पहले भारत रत्न पुरस्कार, भारत के पहले खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश की डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन आपके नियुक्तियों को रिवाइज करवाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। मैं आपको वीक में उन सारे क्वेश्चन को लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है या उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के बनाए जा सकते हैं एग्जाम स्पेशल में। अब आइए एग्जाम स्पेशल में आप सारे उन चीज़ को रिवाइज करेंगे जो कि भी हाल ही में आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं या कोई भी पद पर नियुक्त किए गए हैं। पहला है आपका, जो कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले कराया था, धन शोधन वितरण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाया गया? वीके त्रिपाठी बनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन के नए सचिव कौन बने? तो झांग मिंग चिंग चांग चुंग वाले हुए। आपके ओएनजीसी की अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक कौन बनी? तो अलका मित्तल ओएनजीसी की अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंधक बनी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विजय पाल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन बने? तो नरेंद्र कुमार गोयना का परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें मैं आपके जनवरी 2022 के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स का खात्मा करने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठे देवी और सज्जनों, आप लोगों के सामने प्रेजेंट है जनवरी 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनवरी 2022 का इंपॉर्टेंट डेज। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। यदि आप मेरे डेली बेसिस सेशन को ज्वाइन करते होंगे ना, आपको ये सारे डेट एज इट इज याद हो गए होंगे, क्योंकि हर दिन जो भी इंपॉर्टेंट डेज आता था मैं उस दिन को तो करवाता था, उसके फैक्ट बताता था। उसके अलावा मैं पूरे के पूरे डेज जो कि अब तक जनवरी में मनाए गए थे उससे पीछे उन सबको रिवाइज करवाता था। तो जो मेरे साथ शुरू से बना है उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो पूरा सेशन अभी एंड करिए और डेली बेसिस पे हमारे सेशन को ज्वाइन करिए, जो कि प्रतिदिन मॉर्निंग में 5 बजे हमारे इसी चैनल पे अपलोड हो जाती है। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो अपना हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस उन्हीं के याद में मनाया जाता है, जो कि ये 1915 में भारत है, लेकिन यह मनाया जा रहा है 2003 से। युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया। और इस वर्ष की युवा दिवस की होस्ट स्टेट कौन था? तो पुदुचेरी था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। और थिरुवल्लुवर दिवस भी 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपके तेलंगाना में बहुत पॉपुलर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, देखिए मोदी चाचा ने क्या किया हम लोगों के लिए। इस वर्ष 2022 से एक स्टार्टअप दिवस की घोषणा कर दी, मतलब इन्होंने जिम्मा ले रखा है कि हम करंट अफेयर्स तो बढ़ाकर ही मानेंगे। स्टार्टअप दिवस जो कि अब से 16 जनवरी को मनाया गया इस बार पहली बार। और स्टार्टअप दिवस की बात आई तो स्टार्टअप सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह 10 से 16 जनवरी तक आपका स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया। और 9 जनवरी पर हमारे मोदी चाचा आते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप वाले कंपनियों से बात करते हैं और बोल देते हैं कि अब से 16 जनवरी को हम मनाएंगे स्टार्टअप दिवस। नहीं, ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। 16 जनवरी 2019 को, देखिए आप कहानी सुनिए, 16 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्टार्टअप आयोग की स्थापना की जाती है। उसी के उपलक्ष्य में 16 जनवरी को 2022 से स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। समझ में आए बच्चे?
आइए आगे बढ़ते हैं। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ का स्थापना दिवस। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को 2021 से मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पिछली बार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम थी आपकी एग्जाम में पूछी गई थी, इस कारण मैं यह थीम लेकर आया हूँ। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। उसी के उपलक्ष्य में हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। अपना 73वां गणतंत्र दिवस भारत कब मनाया? तो यह 26 जनवरी को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, प्रलय स्मरण को याद करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। और डाटा गोपनीयता दिवस, डाटा को गोपनीय रखने का दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्राइवेसी के दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 28 जनवरी को। तो यहाँ पर आपका 4th वीक ऑफ जनवरी का जो करंट अफेयर्स था मैंने काफ़ी शिद्दत से आपको कराया। अगर आपने मेरे सेशन को ज्वाइन किया तो आपको बहुत सारे फ़ायदे नज़र आए होंगे। इसी तरह के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए करंट अफेयर्स में अपने करंट अफेयर्स को बर्डन नहीं बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को बर्डन नहीं बनाना है, क्लास में याद करना है। अगर आप मेरे सेशन को रोज़ देखेंगे ना तो आपका करंट अफेयर्स क्लास में ही याद हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी 100% लेता हूँ, ठीक है। बस डेली बेसिस पे आपको काम करना है, देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को एक शेयर तो करना बनता है अगर आपको पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अपने कल के करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।